इसी बीच हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नितिन बंसाली कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अजय चंद्राकर जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मेरा सवाल नितिन बंसाली जी आपसे ही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी इन विधानसभा चुनाव के रुझानों को लेकर? देखिए, ये अभी 5 और 4 और 5 राउंड की गिनती के नतीजे आ रहे हैं और हर राउंड में देखेंगे तो कहीं न कहीं कम ज़्यादा वोट हो रहे हैं। और महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में लगभग मैं चुनाव प्रचार में भी वहां पर था, मुझे कुछ जगहों की जिम्मेदारी भी मिली थी, तो मैं ये देख रहा हूं, वहां से कंटिन्यू मैं टच में हूं, तो कुछ बहुत सी सीटों में जो है एकदम नेक टू नेक फाइट है। 1500 200 मतों के अंतर से जो है दोनों प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस के और महाविकास आघाड़ी के आगे पीछे चल रहे हैं। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये नतीजे किस नंबर पर परिवर्तित होंगे। ये कहना, मुझे ऐसा लगता है कि 4 बजे तक मेरे द्वारा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लग रहा है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का हाल? अब बिल्कुल, रायपुर दक्षिण विधानसभा बेहद ही कठिन सीट रही है कांग्रेस के लिए। 8 विधानसभा चुनाव और 1 उपचुनाव और लगभग 20,000 वोटों से आगे बीजेपी दिखाई दे रही है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर बीजेपी सफलता हासिल करने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने बड़े लीड को पाटना अप्रत्याशित कुछ होता है तो बात अलग है, ऐसे अपवाद यदा कदा ही संभव है। रही बात रायपुर दक्षिण विधानसभा का, तो जिस तरह से बृजमोहन जी वहां के जिस तरह से कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करते रहे और जनता के साथ, जनता की समस्याओं के साथ उनका सरोकार रहा है। और बृजमोहन जी एक और मार्मिक अपील किए थे कि एक विधायक आप सुनील सोनी जी के पक्ष में मत करिए और मैं लोकसभा सदस्य के रूप में भी रायपुर दक्षिण का प्रतिनिधित्व करूंगा, तो ये 2 हो जाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि प्रायः उपचुनाव में अपवाद स्वरूप कोटा का हम ले लें डॉक्टर रमन सिंह जी के पहले कार्यकाल में, बाकी जिस पार्टी की सरकार रहती है उस पार्टी के तरफ जनता अपना अभिमत देती है। लेकिन यह देखने के का विषय यह काफी दिलचस्प है कि पिछले विधानसभा चुनाव में महंत जी को जितना वोट मिला था उतना आकाश जी को मिल पाता है कि नहीं। अगर आकाश जी उतना वोट ले आते हैं कम मतदान के बाद भी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए इंडिविजुअल सांत्वना के रूप में कह सकते हैं कि यह प्रत्याशी वहां पर फाइट किया। बिल्कुल, और जो आपको बढ़त नजर आ रही है, क्या आपके हिसाब से अजय जी ये निर्णायक बढ़त है और यही आगे जाकर नतीजों में कन्वर्ट हो सकती है? देखिए, यहाँ पर नारी शक्ति के लिए जो सरकार निर्णय ली है और नारी शक्तियों से जो साक्षात्कार लिया गया, वो सब उनका कहना था कि हमारे खाते में पैसा आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी और उनको ये लगा कि यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, तब तक हमको यह मिलता रहेगा। तो मूल बात यह है कि सोशल सेक्टर के ऊपर जिस तरह से सरकारें काम कर रही, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, ये काफी इम्पैक्ट छोड़ रहा है ग्रास रूट लेवल पर। लेकिन कांग्रेस के लिए रायपुर दक्षिण बहुत ही कठिन विधानसभा रहा है, कांग्रेस यह स्वयं मानती है। लेकिन मूल बात यह है कि कांग्रेस यहाँ पर अपनी एकता दिखाने का प्रयास की है। तो अगर कम मतदान के बावजूद अगर महंत जी पिछले प्रत्याशी थे उतने वोटों को अगर प्राप्त कर पाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी, तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक रास्ता खुलेगा कि बार बार इस विधानसभा सीट में प्रत्याशियों को बदल दिया जाता है, तो उन्हें 5 वर्षों तक प्रतिपक्ष में रहते हुए काम करने का अवसर मिले और जनता के साथ उनका कम्युनिकेशन बने।
जानना चाहूंगा और नितिन जी, इस वक्त मैं अभिलाष मिश्रा बोल रहा हूं और मैं आपसे जानना चाहूंगा नितिन जी कि इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी क्या आपको लगता है कि रिजल्ट जो अभी तक आए हैं, रुझान, वो आपके अनुरूप हैं? क्या कहेंगे आप? नितिन जी, क्या आप मुझे सुन पाए? जी कहिए। जी नितिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रुझान जो है वो अगर आपके अनुरूप नहीं आ रहा है तो इसके पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ ईवीएम जिम्मेदार है? आपको लगता है कि कहीं कुछ चूक हुई है कांग्रेस से? देखिए, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और मुझे निजी रूप से पूछा जाए तो मैं तो अस्वीकार्य भी कहूँगा, क्योंकि जो ट्रेंड आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, यही ट्रेंड यदि नतीजों में तब्दील होता है तो चिंता का विषय है। पार्टी के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इस पर आगे की रणनीति बननी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजे मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। मैं महाराष्ट्र में 15 दिन रहा अभिलाष जी, मैंने 1-to-1 लोगों से बातें की हैं, कहीं पे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ऐसे नतीजे हो सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे 217 एनडीए और 52 इंडिया दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें अभी परिवर्तन होंगे, पर ये बिल्कुल भी अकल्पनीय और मैं कहूँ कि चमत्कार ये दिख रहे हैं कि क्या पता किस ढंग से ये रिजल्ट आए हैं। ये बिल्कुल मेरी समझ से बिल्कुल परे है। और चूक की यदि आप बात कर रहे हैं तो इस विषय पर बिल्कुल ईवीएम पर जो आप प्रश्न चिन्ह की बात कर रहे हैं तो वो हम लगातार उठा ही रहे हैं। अभी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहे कि आप झारखंड जीत गए तो आप वहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, तो हम जीते या हारे, ईवीएम संदेहास्पद है और चुनाव जो है ये बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। ये मैंने कल रात को आपके शो में ही 8:30 बजे इस बात को चुनाव के नतीजों के आने से पहले ही कहा था और अभी भी उसी बात को मैं कंटिन्यू दोहरा रहा हूँ। और जो स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल ही अकल्पनीय, अस्वीकार्य और अविश्वसनीय है, ऐसा मेरा निजी मत है। पार्टी को सोचना चाहिए, इस पे विश्लेषण भी होगा और ये लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि चुराई हुई सरकार थी महाराष्ट्र में, कि जनादेश किसको मिला था, सरकार किसने बनाई थी। इतना सब होने के बाद, इतना अच्छा मैनिफेस्टो, इतनी अच्छी कांग्रेस की और महाविकास आघाड़ी की कैंपेन, इतना सब होने के बाद यदि ये रिजल्ट आते हैं जी तो ये सोचने योग्य तो है। और बहुत सारी शंकाओं पे भी ये इशारा करते हैं। ठीक है, मैं अजय जी के पास आता हूं। अजय जी, देखिए, ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये जाहिर सी बात है कि जो रुझान अभी तक आए हैं ये बहुत ज्यादा बटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन झारखंड में जो है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है, मजबूत होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में हुआ। अब इसके बाद जो कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है, क्या उसकी स्वीकार्यता जनता के बीच रहेगी या आपको लगता है ये पब्लिक मैंडेट है, इसे स्वीकार करना चाहिए? कांग्रेस में रणनीतिक चूक जो है वो कांग्रेस से महाराष्ट्र में हुई है, झारखंड में वो लोग अच्छे से लड़े हैं इसलिए उनको वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं। क्या आपको ये लगता है, आपको लगता है नहीं ईवीएम जो है वो सवालों के घेरे में रहेगी, जनता के मन में उसको लेकर डाउट रहेगा? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात तो जनता का जो निर्णय है उसे स्वीकार करना चाहिए और नितिन भाई भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। ईवीएम के ऊपर डिबेट अलग है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस ढंग से बीजेपी और आरएसएस चुनाव लड़ी, मैं एक उदाहरण देता हूँ, विदर्भ के सीट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा आरएसएस भी 3-3 बार घरों तक पहुंचने का प्रयास किए। ये बहुत बड़ा मैसेज था, ये बहुत बड़ी कम्युनिकेशन थी। इसमें शायद विपक्षी पार्टियां या महाविकास आघाड़ी पीछे हो गई। रही बात शिंदे जी का उम्मीद से बेहतर यहाँ पर परफॉर्मेंस दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि वो 2.5 साल तक जिस तरह से योजनाओं को लाते गए और वहां पर जो महिलाओं को पैसा दिया गया या फिर बेरोजगारों को पैसा दिया गया, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। रही बात वहां पर जो एक ध्रुवीकरण बनाया गया, महाराष्ट्रियन वर्सेस
गुजराती या उत्तर भारतीय, ये ओल्ड पुराने समय की बात हो गई। आज सब देखते हैं कि नाउ-ए-डे हमारे जिंदगी के जद्दोजहद में आर्थिक रूप से हमको क्या मिल रहा है, टोल टैक्स को जो फ्री किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इवन अजीत पवार का भी जो परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, वो कारण ये है कि ठीक है, शरद पवार जी दिल्ली की राजनीति करते हैं, सुप्रिया जी दिल्ली की राजनीति करती हैं, लेकिन हमारा रोज तृणमूल समस्याओं के ऊपर तो अजीत दादा से संपर्क होना है, तो ये बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी आरएसएस संगठन के लेवल पर जितने सीरियस रहे, जिसके कारण से उनके पक्ष में यह भूतपूर्व परिणाम आ रहा है विलास। ठीक है, मैं वापस आता हूं नितिन जी आपके पास। नितिन जी, अगर मैं रायपुर दक्षिण की बात करूं तो यहां पर क्या समीकरण है? आपने बहुत अच्छे कास्ट इक्वेशंस बिठाने की कोशिश की थी, उदासीन, निष्क्रिय, इस तरह के प्रत्याशी का जुमला आपने टैग करने की कोशिश की थी। यहां के नतीजे या रुझान जो अभी तक आए हैं, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, फाइनल रिजल्ट आने के बाद संतुष्ट हूँ या असंतुष्ट हूँ ये मैं ज़रूर कहूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र जितना कर सकते थे इन लोगों ने किया है। और चूंकि सत्ता इनकी है, प्रशासनिक अमला इनके हाथ में है, सारी चीज़ें इनके पास है, तो उसका लाभ सुनील सोनी जी को हो सकता है मिलेगा। क्योंकि छवि यदि कोई अगर ये कहेगा कि सुनील सोनी की बहुत अच्छी है, सांसद रहते हुए मैंने इनके प्रवक्ताओं को रोज़ आपके टीवी चैनल्स में, अलग अलग टीवी चैनल्स में मेरे साथ बैठते हैं, तो मैंने 5 काम गिनाने को कहा, किसी ने 2 काम नहीं गिना पाए इनके सांसद रहते हुए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि इस बार बड़ा दुख हो रहा है, आकाश अच्छा कैंडिडेट दिया है आपने, पर सुनील सोनी जीतेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, ये भाजपा के लोग भी कहते थे। तो ये देखना है कि फाइनल रिजल्ट के आंकड़े और फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या समीकरण है, तो उस विषय पर मैं आपको फाइनल नतीजे आने के बाद शाम की डिबेट में आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, इस बीच में हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ लीडर तौकीर रजा साहब जुड़ गए हैं। तौकीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कुल मिलाकर के अभी तक रुझान आए हैं, वो आप उनको कैसे देखते हैं, चाहे वो उपचुनावों के हों या फिर वो महाराष्ट्र और झारखंड के हों? देखिए, ऐसा है कि हमने पहले भी कहा था, मैं पहले भी चैनल में कह दिया हूं, और हमारे भाई नितिन बंसाली जी के ज्ञान से भी समझ में आ रहा है कि हार का जो है प्रतिशत कितना उनका बढ़ने वाला है। ये हमने पहले भी कहा था कि अभी भी कह रहा हूं कि हम जो है किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण का रण जीतने जा रही है, और दक्षिण का चुनाव जीतने जा रही है। साथ ही साथ दक्षिण के चुनाव के साथ जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी हम जीत रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके पहले अगर आपने देखा होगा कि जो आपने इनका ही बयान अभी बता रहे थे कि ये बता रहे कि साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद तो आपने ये प्रयोग किया भाई साहब। हमारे कैंडिडेट को निष्क्रिय कहते रहे, जनता ने बता दिया सक्रिय कौन है और निष्क्रिय कौन है, और जनता ने ये भी बता दिया। अभी तो सिर्फ 10वें की जो गिनती आई है उसमें 20,629 दिखाया था, अभी 23,402 की बढ़त आ चुकी है। ये अपने आप में उपलब्धि है। 23,402 की बढ़त मतलब ये आपको बता रहा है कि साहब जीतने का जो जितना प्रतिशत हमारा बढ़ेगा आप रोक नहीं सकते। आप लाख कुछ भी करते रहे, आपने प्रचार करने की कोशिश करी, आपने हमारे कैंडिडेट्स को निष्क्रिय कर बताने की कोशिश करी, जनता ने आपको बता दिया कि सक्रिय कैसा है, सक्रिय का चुनाव कैसा है। दूसरी बात, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र भी हम जीतने जा रहे हैं और अच्छे प्रचंड बहुमत जीतने जा रहे हैं, और आपका जो है झारखंड भी हम जीतेंगे। अभी स्थिति नहीं कह सकते, लेकिन हम झारखंड भी, मैं फिर से चैनल में कहूंगा, जब समय अंतिम रहेगा तब आपको दिख भी जाएगा, झारखंड भी हम जीतकर वहां पर जो हमारी सरकार बनने जाएगी। ठीक है, मैं वापस आता हूं अजय जी के पास। अजय जी, एक महत्वपूर्ण संकेत यहां से ये मिल रहे हैं कि लगातार कोशिशों के बाद लोकसभा इलेक्शन में जो एक एडवांटेज मिला था इंडिया गठबंधन को, उसके बाद भी अभी उस तरह से पब्लिक की एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं दिख रही है, और अभी ये मुकाबला जो है बीजेपी के लिए हाथ से निकला नहीं है। लोकसभा के बाद ये लग रहा था कि शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी हो जाएंगी, इंडिया गठबंधन के लिए ये आसान होगा रहा, लेकिन एनडीए जो है अभी भी मुकाबले में बना हुआ है। उपचुनाव देख रहे हैं, महाराष्ट्र जैसी बड़े राज्य को हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बिलाल सिंह आपका, कि देखिए लोकसभा चुनाव में एनडीए कुछ नुकसान 63-64 सीटों पर नुकसान में रही, लेकिन उसके बाद जहां जहां इलेक्शन हुआ, चाहे वो हरियाणा का हो या फिर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र का या झारखंड का या उपचुनाव में, औसत रूप से देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से बजट को खोला गया और सोशल सेक्टर के लिए वहां की सरकार निर्णय ली और चुनाव के 4 महीने 3 महीने पहले उसको क्रियान्वित करना आरंभ की, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। रही बात इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन में हरियाणा ही चुनाव में देखे हम लोग कि अन्य जो पार्टियां थी उनको हुड्डा जी के कह सकते हैं कि एक प्रकार से अलग दृष्टिकोण के कारण जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिल पाया। और रही बात झारखंड का, तो रघुवर दास जब मुख्यमंत्री होते थे वो युग अलग था। आज के युग में हम कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर किसी बड़े आदिवासी लीडर के लिए के स्ट्रगल करती रही, उसके कारण थोड़ा परिणाम वहां पर प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। आफ्टर ऑल हम कह सकते हैं कि एनडीए की वापसी हो चुकी है और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या अन्य निर्दलीय या फिर चिराग पासवान लगातार अलग अलग विषय आने के बावजूद सरकार के साथ खड़े नजर आए, तो अब तो एनडीए का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा, बीजेपी का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा। और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस ढंग से जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो चुनाव के पहले ये लगता था बिलाल सिंह कि पैदल लोग वजीर को साथ दे रहे, वजीर राजा को किंग को साथ ना दे दे, लेकिन अब तो वहां मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये सिर्फ 2 ही आदमी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, और वो पूरे कह सकते हैं कि महायुति को स्वीकार रहेगा। बिल्कुल। नितिन भंसाली जी, यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि देखिए आप लोगों ने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो हर मुमकिन कोशिशें कर ली हैं। क्या रणनीति को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, या आपको लगता है एक उपचुनाव है, पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार यहां पर है, तो जाहिर सी बात है उपचुनाव में एक नेचुरल एडवांटेज भी बीजेपी के पास रह जाता है, तो इसलिए आपकी रणनीति सही, आप उसी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि यही मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अपराध लगातार विधानसभा चुनाव में उठाए गए, फिर लोकसभा चुनाव में उठाए गए और अब उपचुनाव में उठाए गए। रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है सर, अगर यह होता है तो? जारी कोशिशें जारी रहेंगी। ये टीवी स्क्रीन पर जो आपके नतीजे दिख रहे हैं, ये यदि परिणाम में तब्दील होते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें पार्टी चिंतन मनन मंथन करेगी। और प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है अभिलाष जी, ठीक है, रायपुर दक्षिण का चुनाव है, इसमें अभी हम पीछे चल रहे हैं, फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, पर जैसा कि मैंने कहा कि शासन और प्रशासन की पूरी ताकत झोंक कर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, तो अगर ये जीत भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जरूर रहेगा कि यदि भाजपा यहाँ से चुनाव जीतती है तो जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जनता के लिए अस्वीकार्य होंगे। हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल, जो कि एक काफ़ी सीनियर लीडर है, काफ़ी सालों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वो अपने व्यवहार से ये चुनाव लगातार जीतते आ रहे थे, पार्टी सिंबल महत्वपूर्ण नहीं था, बृजमोहन अग्रवाल अपने व्यवहार से ये चुनाव जीत रहे थे। और बृजमोहन अग्रवाल ने इस चुनाव को, इस सीट को छोड़ने के बाद, लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद प्रतिष्ठा का चुनाव इस सीट को बनाया था। और कहीं ना कहीं वो चुनाव यदि भाजपा जीतती भी है तो वो चुनाव भाजपा नहीं जीतती, सुनील सोनी नहीं जीतते। मैं क्रेडिट बृजमोहन अग्रवाल जी को दूंगा। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस में कहाँ कमी रही, कैंपेन में कहाँ कमी रही और क्या चीज़ें और बेहतर की जा सकती, हमारे पास समय है, हम उन विषयों पर विचार विमर्श करके, उस पर चिंतन मनन करके आगे बढ़ेंगे, पर घर नहीं बैठेंगे, ये मैं आपको बता दूं। हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी से रिचार्ज होगा फिर से, और फिर से हम आने वाले जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव है उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं सीधे तौर पर इस पूरे मामले में तौकीर साहब आपसे, तौकीर साहब देखिए, बीजेपी
जो है वो लंबे समय से सत्ता में, एक फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी नेचुरल तौर पर आ जाता है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव में आप जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में अगर आप रिटर्न हो पा रहे हैं, तो ये फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी को काटने के लिए क्या ये जो फ्रीबीज की योजनाएं आप लोगों ने डिक्लेयर कर रखी हैं वो काम कर रही हैं, या जो बीजेपी का एक जो धार्मिक एजेंडा है या धार्मिक लाइन है उस पर वो आपको लगता है वोट आ रहा है, या फिर आप जो कहते हैं कि हमने विकास किया इसलिए वोट मिल रहा है? क्या आपको लगता है कौन सा फैक्टर है जो आपकी वापसी करा देता है? वो सबसे बड़ा फैक्टर है। विकास की बात करते हैं, विकास की गारंटी देते हैं, और माननीय मोदी जी की गारंटी के रूप में हर जगह हमारी गारंटी जो शामिल रहती है। और वो जानते हैं, जनता जानती है कि विकास की गारंटी अगर भाजपा देती तो सिर्फ विकास वही कर सकती, जेबें अपनी नहीं ठूस सकती भ्रष्टाचार के माध्यम से। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में वही हुआ, और जनता ने देख लिया कि सिर्फ झूठे वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई, और सत्ता की तो लोलुपता में अंधे होकर इन्होंने जनता को किनारे कर दिया, और सिर्फ जेबें ठूसते रहे, एक भी योजना का लाभ नहीं मिला। अभी आप बात करें समीक्षा की, हमारे भाई साथी प्रवक्ता नितिन भाई, तो जरा ये बताइए, 9 बार आप लोग हार चुके हैं, 9 बार। अभी आपने 9 बार हारे हैं, 9 बार से समीक्षा चल रही है, हर बार प्रत्याशी बदल देते हैं, इतना डर है उनको। और ये सब जानते हैं, ये भाजपा का गढ़ है दक्षिण को ये अवैध किला हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट किसी को भी खड़ा, हमने कहा था हम एक छोटे से कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे तो वो जीतेगा। इन्होंने कहा कि निष्क्रिय की बात मैंने कहा, कई बार इनके चैनलों में भी गया, इनके साथ भी खड़ा हुआ, मैंने यही बताया, देखिए निष्क्रिय तो कभी रहे नहीं। जब महापौर थे तो उन्होंने व्हाइट हाउस बनाया, वो जो नगर निगम का है जो है, उन्होंने इंडोर स्टेडियम बनाया, उन्होंने आउटडोर स्टेडियम बनाया, रोडों का नया रोडों का जाल बिछाया, जो कभी रोड नहीं हुआ करती, नहरें हुआ करती, उस पर रोड बनाकर रोडों का जाल बिछाया, तो नई लिंकिंग रोड्स बनाई। तो ये, और साथ ही साथ तात्यापारा से आमापारा से लेकर तात्यापारा तक रोड का चौड़ीकरण किया, जहां पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा लोड रहता है। इनका कार्यकाल रहा, अभी तक इनके महापौर है, सिर्फ इनकी सरकार भी इनकी रही, दोनों होने के बाद भी 5 वर्षों में इनकी इतनी इच्छा शक्ति खराब थी कि जो तात्यापारा से जो शारदा चौक फूल चौक तक का चौड़ीकरण वो नहीं कर पाए। हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, सर्वे पे सर्वे होता रहा, लेकिन मुकरते चले गए। जैसे शराबबंदी की तरह, शराबबंदी के वादा किया और बस समिति पे समिति बनते गई, लेकिन कोई जनता के बीच में कोई उनका जो एक मैसेज देना था वो नहीं कर पाए। हमने मैसेज दिया है, हम करके दिखाते हैं, हम विकास की गाथा करते हैं। विकास की गाथा भारतीय जनता पार्टी का एक जो मूल मंत्र वो यह है कि हर व्यक्ति को जो है योजना का लाभ मिलना चाहिए, चाहे विपक्ष का सदस्य क्यों ना हो। हमको हर व्यक्ति को ध्यान रखना है, क्योंकि इस देश का नागरिक है, इस राज्य का नागरिक है, हमको उसका ख्याल करना है, और योजना का लाभ पर सभी व्यक्ति को मिले, सबको फायदा हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास के साथ उसी पे अमल करते हम काम कर रहे हैं। इसी कारण जनता जो है हमें सारा आंखों को उठाई रहती है। और जो अवैध किला जो माननीय सुनील सोनी जी के तहत ये बनाया, और अभी आपको ये भी बता रहा हूँ, जो इन्होंने निष्क्रिय बताया था, सांसद रहते भी इन्होंने 119 करोड़ रुपए तो टाटीपन फ्लाईओवर का लाया। ये अपने आप में उपलब्धि है। रायपुर से बलदविहार रोड बनाने का, श्रेष्ठ 4 लेन बनाने का उन्हीं को जाता है, और अभी उसका पैसा लाने का। और उसके साथ साथ अभी जो है 300, रायपुर की बात करो, महापौर जबकि कांग्रेस के 365 योजना का स्मार्ट सिटी के तहत उन्होंने 757 करोड़ रुपया लाया। कहां है, क्या विकास हुआ? माफी चाहूंगा तौकीर साहब, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और जो बात अब से 15-20 मिनट पहले मैं अपने सहयोगी पवन को कह रहा था कि विजयपुर में कांग्रेस को अभी आप उससे बाहर मत समझिएगा रेस से। मैंने कहा था कि देखिए अब जो ईवीएम खुलने वाली हैं वो आदिवासी कनाल बेल्ट की होंगी, और वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। 1842 वोट से कांग्रेस आगे हो गई है, पहले 1800 मतों से बीजेपी आगे चल रही थी। 3400 का मार्जिन तय कर लिया है कांग्रेस ने। यहां पर कांग्रेस के इस मार्जिन को लेकर के जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये जो बात थी, अभी बीजेपी का बीपी बढ़ेगा। बीजेपी का बीपी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये आदिवासी वोट बैंक की ईवीएम खुलनी बाकी है। अगर ये लीड बढ़ जाती है, तो 16वें राउंड की गिनती में कांग्रेस आगे हो गई 1842 वोट से, और रामनिवास रावत यहां पर उस चक्रव्यूह में उलझते दिख रहे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद उसमें उनके कुछ अपने भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 21 राउंड की गिनती होनी है, और 16वें राउंड में जाकर के कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, और अगले 3 से 4 राउंड आदिवासी इलाके के ईवीएम खुलेंगे। ये मार्जिन अगर बढ़ करके 15-20 हजार के आसपास पहुंच जाता है
या 15,000 भी क्रॉस कर जाता है तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मुकाबले में वापस आने में, क्योंकि 2-3 राउंड में वो 20,000 की या 15,000 की मार्जिन को कवर नहीं कर पाएगी। यहां जो मैं बार बार संकेत दे रहा था, अब मैं अजय जी के पास आता हूं। अजय जी देखिए, यहां यह हुआ था कि रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस के पिछले 6 बार से विधायक रहे, कांग्रेस में मंत्री रहे, वो बीजेपी में आए थे और उन्हीं को टिकट मिल गया था। तो क्या आपको लगता है कि यहां रामनिवास रावत के साथ अपनों की नाराजगी भारी पड़ गई है, क्योंकि यह कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करने नहीं पहुंचे, जबकि वो उनका क्षेत्र था, स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम था। अंदर खाने से यह भी खबर आई कि सिंधिया समर्थक जो है उस क्षेत्र के, वो भी उन्हें फेवर नहीं कर रहे हैं वहां पर, और जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज थे कि रामनिवास रावत को आपने कांग्रेस से लाकर उनके खिलाफ हम पीढ़ियों से लड़ते रहे और उन्हें कैंडिडेट बना दिया। ये नाराजगी भारी पड़ती दिख रही है क्या सर? अपने आप को कल्टीवेट रूप से वो दिखलाता है तो आम कार्यकर्ता है वो उसे पसंद नहीं करते। और आम कार्यकर्ताओं के साथ पहली बात तो यह है कि वो दूसरी पार्टी से आए हैं तो कम्युनिकेशन नहीं रहता, संवाद नहीं रहता, और वो ग्रासरूट लेवल पर जो आत्मीयता दिखाई देनी चाहिए वो नहीं। वो ये मान करके चलते हैं कि वो एक पार्टी को छोड़ करके इसमें आए हैं और हमारे हक का शायद यहाँ पर न्याय नहीं हो पाया। और सिंधिया जी जिस तरह से नहीं गए, वही बात यह है कि आदिवासी जो होते हैं उन्हें नोबल एक प्रकार से कह सकते हैं सेविक भी कहा जाता है, उत्कृष्ट जंगल में रहने वाले लोग, तो वो ये सब सुनते हैं कि इतने वर्षों तक हम उनको साथ दिए और वो आज दूसरी पार्टी में चले गए, तो उनको लगता है कि शायद हम उनके पक्ष में अभी अभिमत नहीं करेंगे, और यही इस कैचमेंट एरिया में दिखाई दे रहा है अभिलाष। ठीक है, तो इस वक्त यहां पर एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और उस ब्रेक के बाद हम सीधे, अभी इससे पहले जो सीएम है मोहन यादव, वो यहां पर हम देखते हैं कि एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन मैं अपने तीनों ही मेहमानों को शुक्रिया कहूंगा हमसे जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस वक्त हम मोहन यादव का रुख कर रहे हैं, खास कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं।